चलिए, तो अभी तक अपन ने पढ़ा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। देखो, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की जब बात करते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो गया? नलिकीय पुनरावशोषण, ठीक है। पुनरावशोषण की बात करें, अब ये पुनरावशोषण होता क्या है? देखिए, इसमें क्या हुआ, जैसा कि हमने बात करी थी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो कैसी प्रोसेस है? वो अचयनात्मक है। अचयनात्मक का मतलब हमने क्या बोला था यहाँ पर? अचयनात्मक का मतलब हमने ये कहा था कि भाई यहाँ पर जो आएंगे सारे ही सूक्ष्म कण जो होंगे, सारे ही छोटे कण जो होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। चाहे वो उत्सर्जीव अपशिष्ट के हों, चाहे वो पोषक तत्वों के हों। लेकिन अब बात ये है कि जितना ज़्यादा यहाँ पर जल आया है या पोषक तत्व आए हैं, उनको तो हमको यूरिन के साथ निकालना नहीं है बाहर, उनकी तो ज़रूरत बॉडी के अंदर है ना भाई, उनको थोड़ी हमें मूत्र के साथ या यूरिन के साथ बाहर निकालना है। तो फिर हम क्या, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि इनको यहाँ से अवशोषित करके वापस से कहाँ डाला जाता है? ब्लड में। भाई ब्लड से ही आए थे, लेकिन अब वापस से इनको किस में डाला जाता है? वापस से इनको ब्लड में डाला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके बारे में अपन देखते हैं। मतलब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हमने यही कहा कि जो जल हो गया, ठीक है, जो कुछ पोषक तत्व हो गए, कुछ आयंस हो गए, ठीक है, इनको हम निस्यंद से किस में डाल रहे हैं? इनको हम फिल्ट्रेट या निस्यंद से वापस से रक्त में डाल रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो सक्रिय भी होती है और निष्क्रिय भी होती है। सक्रिय का मतलब क्या है कि जिसमें एनर्जी का यूज़ होगा, एटीपी की ऊर्जा का प्रयोग होगा। और दूसरा हमने क्या बोला? निष्क्रिय, मतलब अपने आप उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। तो यहाँ पर चलिए अभी अपन देखेंगे कहाँ पर किस चीज़ का जो है वो अवशोषण होता है, उसकी अपन बात करेंगे। दूसरी अपन तीसरी प्रोसेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं इससे पहले, फिर अपन एक साथ देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। ट्यूबुलर सीक्रीशन या नलिकीय स्त्रवण कहते हैं भाई, ट्यूबुलर सीक्रीशन या नलिकीय स्त्रवण। अब हुआ क्या यहाँ पर कि जो फिल्ट्रेट बना यहाँ पर, उस फिल्ट्रेट में भाई कितना रक्त आया था? 1200 ml रक्त आया था यहाँ पर। फिल्ट्रेट कितना बना? 125 ml ही तो बना। तो अब कोई ज़रूरी है कि इस 1200 ml रक्त में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ थे वो सारे रक्त में आ गए हों, सारे निस्यंद में आ गए हों रक्त से? ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रक्त का बहुत ही कम भाग जो होता है वो निस्यंद बनाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सारे जो है वो यहाँ पर निस्यंद में आ गए हों। ये वाली बात क्या जरूरी है? तो ये वाली बात जरूरी नहीं है। तो अब क्या होगा यहाँ पर? अब कुछ अभी भी रक्त में रह गए होंगे, कुछ जो है वो अभी भी तो रक्त में रह गए होंगे भाई, और कुछ जो अभी भी रक्त में रह गए होंगे उनको सक्रिय रूप से कहाँ डाला जाता है? निस्यंद में डाला जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को सक्रिय रूप से निस्यंद में डाला जाता है, जिसमें कि अपन बात करें कुछ उत्सर्जी जो हैं, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है ना, उत्सर्जी पदार्थ हो गए, या कोई विषैले पदार्थ हो गए जैसे टॉक्सिन्स हो गई, ठीक है, कुछ आयंस हो गए। इनको क्या किया जाता है? इनको यहाँ पर ब्लड से वापस किस में डाला जाता है? ब्लड से यहाँ निस्यंद में डाला जाता है। और ये प्रक्रिया हमेशा कैसी होती है? ये हमेशा सक्रिय होती है, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे कि कहाँ पर क्या क्या होता है। उसके लिए अपन यहाँ पर देखते हैं कि ये जो भी प्रोसेस है रीअब्जॉर्प्शन की या सीक्रीशन की, मतलब सीधी सी बात यह है कि रीअब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब क्या है कि निस्यंद से ब्लड में जा रहे हैं, और जो सीक्रीशन है उसका मतलब क्या है? ब्लड से निस्यंद में आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हम कहते हैं कि 99% निस्यंद जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है भाई, क्योंकि आपको पता होगा कि
कि जो अपना फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में कितना बनता है, 180 लीटर बनता है। भाई एक मिनट में 125 ml है, एक दिन में कितना है, एक दिन में 180 लीटर है। अब लेकिन मूत्र या यूरिन कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर ही तो बनता है एक दिन में, ठीक है। तो बाकी का 179 लीटर कहाँ गया, वो 179 लीटर वापस से ब्लड में चला गया। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो 99% निश्चिंद है, 99% फिल्ट्रेट है, वो क्या हो जाता है, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अपन इन पूरी प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हो गया वोमेन कैप्सूल, यहाँ पर हो गया पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले का अवरोही भुजा मोटा खंड, अवरोही भुजा का पतला खंड, आरोही भुजा का पतला खंड, आरोही भुजा का मोटा खंड। फिर यहाँ क्या है, डीसीटी, डीसीटी के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगी, संग्राहक नलिका आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, पहले देखते हैं अवशोषण किस किस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीसीटी से अवशोषण होगा, अवशोषण मतलब बाहर निकलेगा, किस किस का होगा भाई, जल का होगा। यहाँ पर करीब 70% जल यहाँ अवशोषित हो जाता है। ग्लूकोज का होगा, एमाइनो एसिड का होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सोडियम आयन होंगे करीब करीब 75%, पोटेशियम आयन होंगे 70%, जो अवशोषण होना है उसका 70%, क्लोराइड आयन होंगे, बाइकार्बोनेट आयन्स होंगे। तो इन सभी का जो अवशोषण होता है, ये इन सभी का अवशोषण कहाँ पर होता है, पीसीटी में होता है। और सबसे ज़्यादा अवशोषण जो होता है वो पीसीटी में ही होगा, ठीक है। अवशोषण की अगर बात करें, रीअब्जॉर्प्शन की बात करें, तो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, पीसीटी में। और सीक्रीशन जो होता है यहाँ पर, ये भी मैक्सिमम कहाँ होता है, पीसीटी में। चलिए सीक्रीशन की बात तो अपन करेंगे, अभी तो अपन केवल अवशोषण की बात कर रहे हैं। तो पीसीटी में देखिए किस किस तरीके से यहाँ पर अवशोषण हुआ है। जल का जो अवशोषण हुआ है वो तो विसरण के द्वारा हुआ है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें। और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं, वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। विसरण या जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, परासरण, ठीक है। बाकी का यहाँ पर जो हुआ है ग्लूकोज एमाइनो एसिड का, ये सक्रिय हुआ है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम ये भी सक्रिय हुआ है। क्लोराइड बाइकार्बोनेट ये निष्क्रिय हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद अब अपन आते हैं पीसीटी के बाद हेनले लूप पर। हेनले लूप की अवरोही भुजा में जो मोटा खंड है, यहाँ पर मोटा खंड, और ये क्या हो गया, पतला खंड। तो जनरली यहाँ पर पतले खंड में अवशोषण होता है जल का। किसका अवशोषण होता है यहाँ पर, जल का अवशोषण होगा, ठीक है। अच्छा, जल का अवशोषण होगा तो अंदर वाला जो फिल्ट्रेट है या निश्यंद है वो सांद्र होता जाएगा ना। अंदर वाला निश्यंद या फिल्ट्रेट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, सांद्र होता जाएगा। जैसे जैसे नीचे आएगा उसमें से जल अवशोषित होते जाएगा, जिसके कारण से अंदर वाला फिल्ट्रेट क्या है, सांद्र होता जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं जो अवरोही भुजा है, जो अवरोही भुजा होती है, इसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, इस अवरोही भुजा को हम कहते हैं सांद्रित खंड, कंसंट्रेटिंग सेगमेंट या सांद्रित खंड कहते हैं, क्योंकि ये सांद्र करता रहता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे सोडियम का अवशोषण होते जाएगा, सॉल्ट का, लवण का अवशोषण होते जाएगा। और सॉल्ट और लवण के अवशोषण के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो अंदर वाला फिल्ट्रेट है, अंदर वाला निश्यंद जो है वो तनु होते जाएगा। इसलिए जो आरोही भुजा होती है, ये जो आरोही भुजा है लूप ऑफ हेनले की, इसको हम कहते हैं तनुकरण खंड, डाइल्यूटिंग सेगमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूटिंग सेगमेंट या तनुकरण खंड कहते हैं इसको, ठीक है। फिर डीसीटी में अगर बात करें, जो डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, तो डीसीटी में जो है जल का अवशोषण होगा। यहाँ पर जल का अवशोषण होता रहता है। जल का अवशोषण होगा एडीएच के प्रभाव से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं।
भाई ये अपन जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन जो ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं ना, एडीएच जो है पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इस एडीएच को हम क्या बोलते हैं, इस एडीएच को हम कहते हैं यहाँ पर वैसोप्रेसिन। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है सोडियम का भी अवशोषण होगा। सोडियम का अवशोषण किससे होगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले एल्डोस्टेरॉन के प्रभाव से। एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो निकलेगा एल्डोस्टेरॉन, उसके प्रभाव से क्या होगा, यहाँ पर NaCl का अवशोषण होगा। तो मतलब DCT में जल का भी अवशोषण होता है और NaCl का भी अवशोषण होता है। जल का अवशोषण किसके प्रभाव से होता है, पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH या जिसको क्या बोलते हैं वैसोप्रेसिन। फिर इसके बाद NaCl का अवशोषण होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले एल्डोस्टेरॉन की वजह से। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर संग्राहक नलिका पे। तो संग्राहक नलिका में जो अवशोषण होता है ना, वो मुख्य रूप से जल का होता है। ये भी किसके प्रभाव से होता है, ADH के प्रभाव से जल का अवशोषण होते रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जल का अवशोषण होगा। फिर थोड़ा बहुत जो है सॉल्ट भी अवशोषित हो जाता है, थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मुख्य बात ये है कि संग्राहक नलिका का जो दूरस्थ खंड होता है, डिस्टल पार्ट होता है, अंतिम भाग होता है, यहाँ से कुछ मात्रा में यूरिया का भी अवशोषण होता है। कुछ मात्रा में किसका अवशोषण होता है, यहाँ पर यूरिया का भी अवशोषण होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो जल का होता है, बहुत कम मात्रा में सॉल्ट भी अवशोषित हो जाते हैं, और जो संग्राहक नलिका का अंतिम खंड होता है, दूरस्थ खंड होता है, उससे कुछ मात्रा में यूरिया का भी अवशोषण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपन ने अवशोषण की बात करी कि कहाँ पर क्या क्या अवशोषित होगा। स्त्रवण की चलिए बात करते हैं। स्त्रवण मतलब रक्त से चीज़ें निस्यंद में जा रही हैं। तो स्त्रवण में देखो, यहाँ PCT में जो स्त्रवण होगा ये टॉक्सिन का होगा, ये ड्रग्स जो कुछ दवाइयाँ होती हैं वो निष्कासित होंगी रक्त से और निस्यंद में आएंगी यहाँ पर। ठीक है, टॉक्सिन हो गया, ड्रग्स हो गया, अमोनिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ना, अमोनिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। ठीक है, फिर उत्सर्जी पदार्थ में क्या आते हैं, हिप्प्यूरिक अम्ल भी बनता है, हमें हिप्प्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ मात्रा में हाइड्रोजन आयन, ठीक है, कुछ मात्रा में पोटेशियम आयन, ये भी जो है अवशोषित होते हैं। बात यही है कि ये पोटेशियम आयन वगैरह जैसे है ना, रक्त में अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ ज़्यादा है तो रक्त में चले जाएंगे, क्योंकि इनका अवशोषण भी तो होता है। ठीक है, यूरिक अम्ल वगैरह ये भी जो है यहाँ पर स्त्रवित हो सकते हैं। ठीक है, फिर लूप ऑफ हेनले की बात करें बेटा, तो लूप ऑफ हेनले में कोई भी स्त्रवण नहीं होता। हाँ, यहाँ पर जरूर होता है स्त्रवण। इसमें देखिए, यहाँ पर जो स्त्रवण होता है उसमें हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और कुछ मात्रा में अमोनिया। ठीक है, अच्छा, और अवशोषण में NaCl के साथ बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर DCT में थोड़ा बहुत बाइकार्बोनेट भी अवशोषित होता है। हाँ, स्त्रवण की बात करें तो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया यहाँ पे स्त्रवण होगा। बात करें कलेक्टिंग डक्ट की, संग्राहक नलिका की, तो संग्राहक नलिका में मुख्य रूप से हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो pH को बैलेंस करने के लिए स्त्रवित होते हैं, क्योंकि रक्त में अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो रक्त की अम्लीयता बढ़ जाएगी। उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन आयन रक्त से किस में डाले जाते हैं, वो निस्यंद में डाले जाते हैं, जो कि मूत्र के माध्यम से बाद में बाहर निकल जाते हैं। प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस अपन ने पढ़ ली है यहाँ पर, क्योंकि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की अपन बात करते हैं। इसमें हमने कहा कि जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद जो है रीअब्जॉर्प्शन होगा, और रीअब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पर सिक्रीशन होगा, और फाइनली जो यहाँ पर निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, यूरिन या मूत्र कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। चलिए आइए तो अपन काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने के लिए पहले अपन यहाँ पर देखिए, ये है पीसीटी, इस तरीके से बना लेते हैं। पीसीटी है, ये हेनले लूप की अवरोही भुजा है, ये हेनले लूप की आरोही भुजा है, ये डीसीटी है, और यहाँ पर संग्राहक नलिका है। ठीक है, वोमेन कैप्सूल हमने बनाया नहीं, क्योंकि वोमेन कैप्सूल में कुछ नहीं होने वाला, ना तो कोई अवशोषण होने वाला है, ना ही कोई स्त्रवण होने वाला है। अब होता क्या है, जो हमारे जो अपन किडनी की जब बात करते हैं ना, तो ये वाला भाग जो होता है, ये ऊपर वाला जो भाग है, ये तो कॉर्टेक्स में होता है, ये कॉर्टेक्स में, ये मेडुला में होता है। किडनी में जैसे अपन किडनी का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये किडनी का स्ट्रक्चर जो होता है ना, तो किडनी के स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये क्या है, ये मेडुला है। तो होता क्या है, किडनी की अगर बात करें, नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है वो भी अपन पढ़ते हैं। किडनी की अगर बात करें ना, तो कॉर्टेक्स में जो परासरण दाब होता है वो 300 होता है, 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। जैसे मेडुला में जाते हैं, तो मेडुला में जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं 400, 800, 600, 900, और लास्ट में जाते जाते 1200 हो जाता है। ठीक है, जैसे ही मेडुला में जाते हैं तो ठीक है, तो ये 400 है, 400, 800, 1200 इस तरीके से हो जाता है। तो ये वाला भाग तो कॉर्टेक्स में है, मतलब यहाँ पर तो कितना होगा, 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। जैसे जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पर 400, 400 के बाद 600, फिर और अंदर जाएंगे 800, 1000 और 1200। ये अंदर की बात नहीं कर रही है, अभी मेडुला की बात कर रहे हैं, जहाँ पर नेफ्रॉन है। ठीक है ना, तो उसके चारों तरफ की बात कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, यहाँ पर आप देखिए कि जो शरीर का जो द्रव्य होता है, शारीरिक द्रव्य होता है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है आपको पता है, वो 300 होती है। तो ये 300 पे फ्लूइड आएगा। अब अंदर भी 300 और बाहर भी 300, तो यहाँ पर 300 है, इसके चारों तरफ भी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 300 का कितना रहेगा, 300 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जल भी उसी मात्रा, उसी अनुपात में अवशोषित होंगे जिस अनुपात में लवण होंगे, तो वो 300 का 300 ही रह जाएगा। ठीक है, अवशोषण तो हो रहा है लेकिन बराबर मात्रा में, क्योंकि चारों तरफ 300 है ना। अब जब ये 300 वाला नीचे आया, तो अंदर कितना 300 और बाहर कितना, मतलब इसके चारों तरफ कितना, भाई ये 400, इसके चारों तरफ तो सब जगह 400 है। अब अंदर कितना, अंदर भाई 300 और चारों तरफ कितना 400, तो इसमें भी टेंडेंसी होगी 400 होने की। तो 400 कैसे होगा, बढ़ेगा कैसे, या तो सॉल्ट अंदर आ जाए तो बढ़ जाए, या जल बाहर चला जाए तो बढ़ जाए, है ना। निश्चिंत का अगर बढ़ाना है फिल्ट्रेट का, तो या तो सॉल्ट डाल दो तो बढ़ जाएगा, या वाटर को निकाल लो तो बढ़ जाएगा। अब दिक्कत क्या है, ये वाटर के लिए परमेबल है, जल के लिए पारगम्य है। ये अभी अपन ने पढ़ा था, यहाँ से जल ही बाहर निकल सकता है। तो दूसरा काम होगा, क्या काम होगा दूसरा, कि H2O बाहर निकलेगा। कब तक निकलेगा, जब तक कि 400 ना हो जाए। फिर नीचे आया तो अंदर 400, चारों तरफ 600, फिर जल बाहर निकलेगा कब तक, जब तक कि 600 ना हो जाए। फिर बाहर निकलेगा H2O कब तक, जब तक 800 ना हो जाए। फिर H2O बाहर निकलेगा कब तक, जब तक 1000 ना हो जाए। फिर H2O बाहर निकलता रहेगा कब तक, जब तक 1200 ना हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, इसके चारों तरफ की कंसंट्रेशन या सांद्रता बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, तो अब अंदर की भी टेंडेंसी होगी बढ़ाने की। तो बढ़ाने के दो तरीके हैं, तो सॉल्ट डाल दो या वाटर निकाल दो, लेकिन ये सॉल्ट के लिए पारगम्य नहीं है, परमिएबल नहीं है, तो दूसरा तरीका ही यूज होगा, क्या, वाटर निकलेगा। अब इसके बाद ऊपर जाते हैं, ये 1200 वाला यहाँ आया भाई, अंदर 1200, चारों तरफ 1000। अब इसकी भी टेंडेंसी होगी कितनी होने की, 1000 होने की। भाई इसकी भी टेंडेंसी है कि ये कितना हो जाए, 1000 हो जाए, मतलब कम हो जाए, 1200 से 1000 हो जाए। तो कैसे होगा, कम करने का तरीका बताओ। निषेध की सांद्रता को कम करने का क्या तरीका है, कम करने के दो तरीके हैं, या तो वाटर अंदर डाल दो,
H2O अंदर डाल दो तो कम हो जाएगी, या सॉल्ट निकाल दो तो भी कम हो जाएगी। या तो H2O डाल दो या सॉल्ट निकाल दो। हमें पता है कि जो असेंडिंग लिम्ब है, आरोही भुजा है, ये सॉल्ट के लिए परमेएबल है लेकिन वाटर के लिए नहीं है। तो दूसरा तरीका होगा क्या, NaCl निकलेगा कब तक, जब तक कि 1000 ना हो जाए। ये 1000 वाला ऊपर गया, अंदर 1000, चारों तरफ 800, तो NaCl बाहर निकलेगा कब तक, जब तक कि 800 ना हो जाए। फिर ऊपर गया तो फिर कम मिली, NaCl बाहर निकलेगा कब तक, जब तक कि 600 ना हो जाए। फिर NaCl बाहर निकलेगा कब तक, जब तक कि 400 ना हो जाए। और ऐसे ही यहाँ पर भी NaCl निकलता रहता है DCT में, और ये इसको 200 तक कर देता है। बाद में फिर वाटर भी जो है एब्जॉर्ब होने लगता है और फिर वापस से इसको 300 के आसपास पे ले आता है। ये जो सॉल्ट होते हैं ना NaCl, ये एक्टिवली हो जाते हैं, थोड़े से सक्रिय रूप से हो जाते हैं, तो वो 300 से भी इसको कम कर देते हैं 200। फिर जब वाटर होता है तो थोड़ा सा वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होगा जल का, तो थोड़ा सा बढ़ के 300 पे आ जाता है। चारों तरफ का भी 300 कॉर्टेक्स में, अंदर का भी 300। वही काम अब मेडुला में होगा। क्या होगा मेडुला में, मेडुला बोल रहा हूँ, कलेक्टिंग डक्ट में होगा। क्या होगा भाई, वाटर बाहर निकलेगा कब तक, जब तक कि चारों तरफ के बराबर ना हो जाए। चारों तरफ का कितना है 400। फिर वाटर बाहर निकलेगा कब तक, जब तक कि 600। फिर वाटर बाहर निकलेगा कब तक, जब तक कि 800। लास्ट में वाटर बाहर निकलते जाएगा जब तक कि कितना ना हो जाए 1200, क्योंकि नीचे की तरफ चारों तरफ का कितना है 1200 है। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और इस पर यूरिन निकलेगा, ये यूरिन निकलेगा। मतलब जो फ्लूइड आया था, जो द्रव्य आया था, वो कितने पे आया था, वो 300 पे आया था, लेकिन वो निकला कितने पे 1200 पर। तो कितने टाइम्स, कितने गुना ये जो है वो कंसंट्रेट हो गया। तो देखो 300 पे आया था, 1200 पे निकला। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो मानव मूत्र होता है वो 4 गुना अति पराश्रयी होता है। क्यों होता है समझ में आया? 4 गुना अति पराश्रयी होने का मतलब 300 से 1200 हो गया, और ये 1200 पे निकला। और इस 1200 में निकलने का रोल किसका था? ये भाई क्यों वाटर को, जल को अवशोषित कराया गया, इसमें रोल किसका था, इसमें भूमिका किसकी थी? इसमें रोल जो था, इसमें जो भूमिका थी वो चारों तरफ की सांद्रता की थी, कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं इसके चारों तरफ की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो चारों तरफ की सांद्रता बढ़ने के कारण इसके अंदर भी सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मेडुला में जो होता है ना, हम बोल रहे हैं कि ये मेडुला जो है इसकी उच्च सांद्रता को कौन नियंत्रित करता है? भाई 300 तो चलो बॉडी की फ्लूइड की होती ही है, तो कॉर्टेक्स में तो 300 है, लेकिन मेडुला में धीरे धीरे क्यों बढ़ती जा रही है? तो मेडुला की जो उच्च सांद्रता होती है, मेडुला की जो उच्च सांद्रता होती है, हायर कंसंट्रेशन होती है, इसके लिए NaCl और यूरिया जिम्मेदार होते हैं। कि होता क्या है, ये मेडुला वाले भाग में यहाँ पर चारों तरफ NaCl और यूरिया इकट्ठे हो जाते हैं कुछ मात्रा में। इसलिए क्या होता है कि मेडुला में चारों तरफ जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं उसकी कंसंट्रेशन या उसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है। और बढ़ा के रखना जरूरी है। मान लो सपोज करो कि मेडुला की भी 300 हो, तो भाई ये 300 वाला नीचे आया, 300 अंदर 300 बाहर, क्या पानी बाहर निकल के जाएगा? नहीं जाएगा। 300 अंदर 300 बाहर, 300 पे आएगा, ऊपर जाएगा, अंदर भी 300 बाहर भी 300, तो क्या सॉल्ट निकल के जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसी तरह से ये नीचे आ रहा है 300 300 300 पे, और चारों तरफ भी कितना है 300 है, तो क्या फिर वाटर बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो क्या होगा? अगर वाटर बाहर ही नहीं निकलेगा, अब आप देखो, तो हमारा तो यूरिन बहुत ज़्यादा बनेगा और वाटर तो वापस ब्लड में जाएगा ही नहीं। भाई किडनी वाटर को अवशोषित कर ही नहीं पाएगी ना, कि अगर चारों तरफ की सांद्रता उच्च ना होगी तो। ठीक है, ये पूरी मैकेनिज्म से आप समझो। ठीक है, ये वाटर बाहर निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि चारों तरफ की सांद्रता उच्च है, तभी तो वाटर बाहर निकल रहा है। और वाटर बाहर नहीं निकले मान लो, तो जो यूरिन होगा वो कैसा होगा? ये तो बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट हो जाएगा, तनु हो जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन वो शरीर में जल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, क्योंकि जल तो मूत्र के साथ ही निकलते जा रहा है, बहुत सारा तनु मूत्र के साथ निकलते जा रहा है, वो अवशोषित तो हो ही नहीं रहा, वो रक्त में तो जा ही नहीं रहा, तो शरीर में जल की कमी होने लगेगी। ठीक है, जिससे कोशिकाएं सिकुड़ने लगेंगी।
कोशिकाओं को भी जल की कमी होगी, है ना। तो इस कारण से ये उच्च सांद्रता को बनाए रखना जरूरी है। और उच्च सांद्रता को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? उच्च सांद्रता को बनाए रखने के लिए जो होता है वो जिम्मेदार कौन होता है? NaCl और यूरिया, जो कि मेडुला में जैसे जैसे नीचे जाते हैं NaCl और यूरिया की सांद्रता बढ़ती जाती है। इधर मेडुला में जो फ्लूइड होता है, जो अंतराली द्रव्य होता है, अंतराकाशी द्रव्य होता है मेडुला का, उसकी में बढ़ती जाती है। इस कारण से अंदर की भी बढ़ते जाती है। जैसे जैसे ये निस्यंद ऊपर से नीचे आता है, कॉर्टेक्स से मेडुला में आता है, इसकी सांद्रता भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। दूसरी बात अपन ने ये करी कि जो मेडुला की जो सांद्रता होती है वो NaCl और यूरिया की वजह से बढ़ती है। तो NaCl कहाँ से आया? देखो NaCl ये है, ये निकल के आता है ना बाहर ये। और यूरिया कहाँ से आया भाई? तो यूरिया अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो है कलेक्टिंग डक्ट के अंतिम भाग से जो है यूरिया भी निकलता है। तो ये यूरिया और NaCl जो है मेडुला में बने रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मेडुला की सांद्रता उच्च बनी रहती है। अब देखिए अपन काउंटर करंट जो है उसको पढ़ने के लिए अपन एक बार वासा रेक्टा देखते हैं। जो वासा रेक्टा आती है, आपको पता होगा यहाँ से वासा रेक्टा बनती है। ये वासा रेक्टा जो अपवाही धमनिका है, ठीक है, उससे यहाँ पर वासा रेक्टा बनती है ना। ये वासा रेक्टा है ना, ये पूरी वासा रेक्टा है। इसके चारों तरफ, हेनले लूप के चारों तरफ ये वासा रेक्टा होती है। ये पढ़ चुके हैं ना अपन। यहाँ पर देखिए ये वासा रेक्टा है, ठीक है। अब होता क्या है, वासा रेक्टा की यहाँ पर रक्त नीचे की तरफ आ रहा है। आपको नहीं समझ में आएगा ये तो ब्लड प्रवाह पढ़ लेना, हमने वहाँ पर बताया हुआ था। ये जो है यहाँ पर रक्त नीचे की तरफ आता है, तो ये वासा रेक्टा की कौन सी भुजा हो गई? ये वासा रेक्टा की अवरोही भुजा हो गई। ये वासा रेक्टा की अवरोही भुजा हो गई, ठीक है ना। और ये यहाँ पर क्या हो गया? ये वासा रेक्टा की आरोही भुजा हो गई, क्योंकि रक्त यहाँ ऊपर जाएगा। असेंडिंग लिम्ब हो गया, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले की अवरोही भुजा है, ये लूप ऑफ हेनले की आरोही भुजा है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर, NCERT में भी लिखा हुआ है, वो उस लाइन को समझिए। ये लिखा हुआ है वहाँ पर कि जो NaCl जो आरोही भुजा से निकलता है, किसकी आरोही भुजा से? जो NaCl आरोही भुजा से निकलता है, किसकी आरोही भुजा से? लूप ऑफ हेनले की। उसका विनिमय किया जाता है किसके साथ? वासा रेक्टा की अवरोही भुजा के साथ, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ उच्च सांद्रता, यहाँ निम्न सांद्रता, तो ये निकल के यहाँ से यहाँ जाता रहता है, मेडुला से निकल के यहाँ जाता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये NaCl जो है वापस से मेडुला में आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ब्लड ऊपर जाएगा चारों तरफ की सांद्रता कम होने लगेगी ना भाई, 1200, 1000, 800 चारों तरफ की कम होने लगेगी। तो चारों तरफ की कम होने लगेगी तो ये NaCl क्या होगा? वापस मेडुला में आ जाएगा। मतलब ये ब्लड जो होता है वो इस NaCl को लेकर नहीं जाता। ब्लड एक तरफ से NaCl को लेता रहता है, दूसरी तरफ से NaCl को निकालता भी रहता है। तो ये NaCl की कुछ मात्रा लगातार मेडुला में बनी रहती है, इस कारण से मेडुला की सांद्रता उच्च होती है। दूसरी बात, ये जो यूरिया है, ये यूरिया यहाँ प्रवेश करता है। मेडुला का यूरिया वासा रेक्टा की आरोही भुजा में प्रवेश करता है, और आरोही भुजा में प्रवेश करके फिर संग्राहक नलिका के अंतिम भाग से वापस मेडुला में आ जाता है। मतलब एक तरफ से ये आरोही भुजा में जा रहा है निस्यंद में, और दूसरी तरफ से ये निकलते जा रहा है यहाँ पर। तो लगातार यूरिया की भी कुछ मात्रा मेडुला में बनी हुई है। मतलब आप यहाँ पर देखो, ब्लड लेकर किसी को नहीं गया, जो लिया वो वहीं छोड़ गया। यहाँ से ब्लड ने NaCl लिया तो यहाँ पर छोड़ गया वापस मेडुला में। तो NaCl की कुछ मात्रा लगातार मेडुला में बनी हुई है। इसी तरह से यहाँ से यूरिया इसने लिया निस्यंद ने, तो वापस यहाँ मेडुला में छोड़ दिया।
ये निस्यंद ने लिया तो वापस से छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि यूरिया ब्लड वेसल में नहीं जाएगा, वो निस्यंद में जाएगा यहाँ पर आरोही भुजा में, तो वापस से यहाँ छोड़ दिया, मतलब यूरिया की भी कुछ मात्रा लगातार मेडुला में बनी हुई है। तो ये जो मेडुला में लगातार मात्रा बनी रहती है, ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है मेडुला की उच्च सांद्रता को मेंटेन करने में, नियंत्रित करने में। और मेडुला की उच्च सांद्रता क्यों जरूरी है भाई, वो बात समझ में आ गई। मेडुला की उच्च सांद्रता इसलिए जरूरी है जिससे कि सॉल्ट का और वाटर का अवशोषण हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। अदरवाइज जो सॉल्ट और वाटर अवशोषित ही नहीं होंगे, वो तो यहाँ पर जितने आए सारे की सारे मूत्र में, यूरिन में निकल जाएंगे, तो बॉडी में उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस कारण से मेडुला की उच्च सांद्रता बनी रहनी जरूरी है। कैसे बनी रहती है, बात समझ में आ गई कि जो NaCl आरोही भुजा से निकलता है वो वासा रेक्टा की अवरोही भुजा में जाता है, लेकिन वासा रेक्टा की आरोही भुजा उसको वापस से मेडुला में ही छोड़ के चली जाती है। इसी तरह से जो यूरिया मेडुला में होता है वो यूरिया आरोही भुजा में प्रवेश करता है। आरोही भुजा किसकी, नेफ्रॉन की। आरोही भुजा में हेनले लूप की आरोही भुजा में प्रवेश करता है और संग्राहक नलिका के द्वारा ये वापस से यहाँ आ जाता है। अच्छा, ये कुछ मात्रा है यूरिया की और बाकी का यूरिया तो मूत्र के साथ निकल गया, अधिकतम मात्रा तो यूरिन के साथ निकल गई। ऐसा नहीं कि पूरा की पूरा यूरिया निकल गया, कुछ मात्रा, ठीक है ना, यहाँ पर है, तो ये लगातार बनी रहेगी। इस कारण से NaCl और कुछ मात्रा यूरिया की जो होती है वो मेडुला की उच्च सांद्रता बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थी काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।